वी आर डन विद आवर टिश्यू प्रोसेसिंग, जिसमें हम लोगों ने कुछ स्टेप्स पढ़े कि हम फिक्सेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, क्लियरिंग करते हैं, इम्प्रेगनेशन करते हैं, उसके बाद हम उसको इम्बेड कर देते हैं। अब यहाँ तक हमने जो है सारी टिश्यू प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ली थी। इम्बेडिंग आपने कर ली, एक टिश्यू को आपने पैराफिन वैक्स के अंदर इम्बेड कर लिया। अब पैराफिन वैक्स में इम्बेड करने के बाद आप उस पूरे ब्लॉक को तो माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते, आपको डेफिनेटली स्मॉलर सेक्शंस चाहिए, थिनर सेक्शंस चाहिए, जिनको आप माइक्रोस्कोप के ऊपर विजुअलाइज कर सको। उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है कि हम अपने टिश्यू के सेक्शंस को बना सकें, उनके सेक्शंस को कट कर सकें, एक थिनर सेक्शन में हम लेकर आए अपने ब्लॉक को, ताकि हमारे पास जितने भी माइक्रो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी इंटरनल मॉर्फोलॉजी है, वो सारी हमारे पास हम अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकें। बेसिकली माइक्रोटोमी हमारे पास एक टेक्निक है जिसका क्या मतलब है कि हमने सेक्शन कटिंग करनी है। माइक्रोटोमी इज अ टेक्निक विच डिफाइंस सेक्शन कटिंग। लेकिन सेक्शन कटिंग करने के लिए अब हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी रिक्वायर्ड है। उन इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है आपके पास माइक्रोटोम। माइक्रोटोम की डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको आगे फर्दर हम स्टडी करेंगे, लेकिन हम लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि माइक्रोटोमी तो टेक्निक होगी, माइक्रोटोम हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब उस माइक्रोटोम में हमारे पास कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज अटैच्ड है जिसकी वजह से हमारे टिश्यू की सेक्शनिंग जो है वो हमें मिलती है। हमारे पास उसके अंदर ब्लेड्स अटैच्ड है। अब हमारे पास ये ब्लेड्स जो हैं इनकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। इन ब्लेड्स को शार्प करने के लिए भी हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, उनको हम आगे फर्दर गो थ्रू करते हैं। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमेशा जब आप सेक्शन कटिंग करते हो ना, तो आपका जो स्पेसिमेन है ना, आप उसको वर्टिकली मूव करवाते हो। वर्टिकली आप उसको मूव करवाते हो। आपने अपने लैब्स में रोटरी माइक्रोटोम के साथ काम किया होगा। उसमें आप क्या करते हो, उसमें आपने ब्लॉक को जो है फिक्स कर दिया। ब्लॉक को फिक्स करने के साथ ही आप उसका जो है वो व्हील रोटेट करे जा रहे हो, और व्हील रोटेट करने से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेक्शन कटिंग होती जा रही है, और आपका जो ब्लॉक है वो खुद ही एक लेवल पर आ जाता है। तो इसी तरीके से हमारे पास बाकी माइक्रोटोम्स में भी हमारे पास नाइव्स हैं, और उन नाइव्स के अगेंस्ट हम अपने स्पेसिमेन को वर्टिकली प्लेस करते हैं और साथ ही हम उसकी सेक्शनिंग स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास आ गया टॉपिक टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम। टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम में सबसे पहली जो टाइप है दैट इज रोटरी माइक्रोटोम। इसके नेम से ही पता चल रहा है कि रोटेशन होनी है, रोटेट करेगी वो। होता क्या है, इसमें हमारे पास व्हील अटैच्ड होता है, और उस व्हील को हम 360 डिग्रीज जो है वो हम रोटेट करते हैं, और हमारे पास सेक्शन कटिंग होती चली जाती है। इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज ये है कि इसमें हमारे पास सेक्शन कटिंग बहुत अच्छी मिलती है। हमारे पास 2 to 3 माइक्रोमीटर का सेक्शन हमें इजीली मिल जाता है। लेकिन हमारे पास जो दूसरी माइक्रोटोम्स हैं उनके भी बहुत से एडवांटेजेस हैं। अब बेस लेज माइक्रोटोम की जो फर्स्ट लाइन है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि बेस लेज माइक्रोटोम में हमारा स्पेसिमेन जो है वो स्टेशनरी होता है, और हमारी जो नाइव होती है वो मूव कर रही होती है। इसको हम लार्ज ब्लॉक्स कट करने के लिए यूज करते हैं, हम होल माउंट्स के लिए यूज करते हैं, और स्पेशली हम इसको यूज करते हैं न्यूरोपैथी में और ऑप्थेल्मिक पैथोलॉजी में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, और उसको अनडीकैल्सिफाइड बोन के लिए भी यूज किया जा सकता है। बेसलेज माइक्रोटोम इज आल्सो यूज्ड फॉर सेक्शन कटिंग ऑफ अनडीकैल्सिफाइड बोन। उसके बाद आ जाता है रोकिंग माइक्रोटोम। रोकिंग माइक्रोटोम भी क्या करेगा, ये हमारे पास मोस्टली क्रायोस्टैट्स में प्रेजेंट होता है। क्रायोस्टैट्स क्या होते हैं,
क्रायोस्टेट्स फ्रीजिंग माइक्रोटोम कहते हैं इनको, जिसमें हम क्या करते हैं, एक टिश्यू को प्रॉपर टिश्यू प्रोसेसिंग से नहीं गुजारते, उसको लोएस्ट टेम्परेचर पे हम उसको फ्रीज करते हैं और हम उसकी सेक्शन कटिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद आता है जी स्लाइडिंग माइक्रोटोम। स्लाइडिंग माइक्रोटोम में आपकी जो नाइव होती है वो स्टेशनरी होती है और आपका स्पेसिमेन जो है वो मूव कर रहा होता है। दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये किस लिए यूज होता है, सिलॉइड इन एम्बेडेड टिश्यू ब्लॉक्स के लिए ये हमारे पास यूज हो रहा है। और अल्ट्रा माइक्रोटोम उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करने के लिए यूज करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लो कि हमारे पास जो स्लाइडिंग माइक्रोटोम है उसमें हमारे पास नाइफ स्टेशनरी है, स्पेसिमेन स्लाइड करता है। जो हमारे पास बेस लेज माइक्रोटोम है, स्पेसिमेन स्टेशनरी है, नाइफ रोटेट करती है। रोटरी माइक्रोटोम में हमारे पास नाइफ स्टेशनरी है, स्पेसिमेन जो है वो मूव करता है। द ओनली बेस लेज माइक्रोटोम इज द माइक्रोटोम इन विच योर स्पेसिमेन इज स्टेशनरी। आगे हमारे पास आ जाता है माइक्रोटोम नाइव्स। माइक्रोटोम नाइव्स में यहाँ पर आपके पास दो टाइप्स का जिक्र किया हुआ है, डिस्पोजेबल ब्लेड्स एंड ग्लास एंड डायमंड नाइव्स। इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपका जो डिस्पोजेबल ब्लेड है वो सेक्शन कटिंग कितने तक करता है, दैट इज 2 to 4 माइक्रोमीटर सेक्शन। आप लोग माइक्रोटोमी का जब चैप्टर खोलोगे ना उसमें आप लोगों के पास हर एक में अलग अलग सेक्शन कटिंग लिखी होगी। तो आप लोगों ने जो है ना अपनी आंखें खोल कर एमसीक्यूज को रीड करना है, क्योंकि एमसीक्यूज इसमें से आते हैं और डिफरेंट टाइप्स जो हैं डिफरेंट सेक्शन कटिंग करती हैं। इन लोगों की जो आपने कटिंग की सेक्शंस कितने डायमीटर में वो कट कर रहे हैं उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठाना है। अच्छा, इसके बाद एक चीज होती है क्लियरेंस एंगल। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, ये मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे लास्ट लाइन को अंडरलाइन कर लो कि जो हमारे पास स्टील नाइव्स हैं उनको डिस्पोजेबल ब्लेड्स ने रिप्लेस कर दिया है, लेकिन फिर भी हमारे पास स्टील नाइव्स को हम क्रायोस्टेट के लिए फ्रीजिंग माइक्रोटोम के लिए यूज करते हैं और टूल एज नाइव्स को हम रेजिन कटिंग के लिए यूज करते हैं। रेजिन में अगर आपने किसी को एम्बेड किया है तो उसके लिए आप टूल एज नाइफ का यूज करोगे। जो आपकी ग्लास और डायमंड नाइव्स हैं इनको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए यूज करते हो। फिर पैराफिन सेक्शन कटिंग के बाद कुछ इक्विपमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। वाटर बाथ। वाटर बाथ हमें क्यों रिक्वायर्ड होता है, ताकि हमारे पास जो भी रिबन है वो रिंकल फ्री हो जाए, उसमें कोई भी रिंकल्स ना रहे हमारे पास। और हमें क्या करना होता है, हमें वाटर बाथ का जो टेम्परेचर होता है उसको हमेशा 10 डिग्रीज कम रखना होता है। 10 डिग्रीज कम हम क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के जितना ही टेम्परेचर रखेंगे वाटर बाथ का भी, तो हमारे पास क्या होगा, रिबन जो है वो मेल्ट कर जाएगा। और अगर हम उससे ज्यादा रखेंगे तो उस जल्दी मेल्ट कर जाएगा। इसीलिए हमारे पास वाटर बाथ का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्रीज कम होना चाहिए, ताकि हमारे पास जो हमारा रिबन है उसके ऊपर जो पैराफिन वैक्स एम्बेड हुई हुई है वो हमारे पास मेल्ट ना हो। ड्राइंग ओवन और हॉट प्लेट। ड्राइंग ओवन और हॉट प्लेट आप लोगों ने देखी होगी कि जब आप लोग उसको निकालते हो पैराफिन वैक्स को, जब आप उसको एम्बेड कर रहे हो तो उसके बाद आप लोगों के पास एक हॉट प्लेट पड़ी होती है जिसमें आप फोर्सेप को जो है वो हीट प्रोवाइड करते हो। हीट प्रोवाइड करने के बाद आप दोबारा से जो है अपने टिश्यू की पोजीशन को चेंज वगैरह कर सकते हो। वहां पर भी हमारे पास हॉट प्लेट रिक्वायर्ड होती है। और उसके बाद हमारे पास ओवन में भी हॉट प्लेट रिक्वायर्ड है। इसकी सेटिंग भी हम अप्रोक्सीमेटली उतनी ही करते हैं जितनी हमारे पास पैराफिन वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है।
और हमेशा अपने टिश्यू को वाटर बाथ में से निकालने के बाद ड्राई करते हुए तो उसको नॉर्मल या लोअर टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद ब्रश एंड फोर्सेप्स है। ब्रश एंड फोर्सेप्स से आप क्या करोगे, ब्रश से आप उसकी क्रीजेस, उसके रिंकल्स वगैरह से जो है वो क्लियर कर लोगे, और फोर्सेप्स से आप उसको पिकअप कर सकते हो, और स्लाइड पर आप उसको रखोगे अपने रिबन को, और आप उसको जाके विजुअलाइज कर लोगे। इसके लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपकी स्लाइड जो है वो कौन सी आप नॉर्मल रूटीन में यूज करते हो, दैट इज 76 into 25 mm, और इसकी थिकनेस क्या होती है 1.0 to 1.2 mm। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन एडहेसिव्स, एडिटिव्स और एडहेसिव्स दो अलग अलग चीजें हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना। एडिटिव्स किधर डाल रहे हो आप, किधर यूज कर रहे हो, फिक्सेटिव में यूज करते हो। एडहेसिव्स किस लिए यूज करते हो, एडहेसिव्स आप अपने रिबन को अपनी स्लाइड के ऊपर फिक्स करने के लिए यूज करते हो। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स के आ जाते हैं, पोलीएलाइजीन, 3 अमाइनो प्रोपाइल ट्राई इथॉक्सीसाइलेन, चार्ज और प्लस स्लाइड्स। इसके अलावा आप लोगों के पास मेयर्स एल्ब्यूमिन भी एक एडहेसिव है। आप लोग जो हो वो स्टार्च को भी यूज कर सकते हो एज एडहेसिव्स। देयर आर मेनी एडहेसिव्स, लेकिन आपकी बुक में ये 3 लिखे हुए हैं। पोलीएलाइजीन के लिए आप क्या करते हो, पोलीएलाइजीन के लिए आप 0.1% सोल्यूशन यूज करते हो, और उसको आप डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट कर लेते हो। उसके बाद आप इस सोल्यूशन को क्या करोगे, इस सोल्यूशन को आप अपनी स्लाइड पर रखोगे। स्लाइड पर रखने के बाद आप उसको सेक्शन से कवर करोगे और सेक्शन को ड्राई होने के लिए छोड़ दोगे। 3 अमाइनो प्रोपाइल ट्राइथॉक्सीसाइलेन में आप क्या करते हो कि आपने 2% सोल्यूशन डिप करना है। डिप करने के बाद आपने अगेन उसको डिस्टिल वाटर में डिप करना है, फिर आपने उसको ड्राई होने के लिए रख देना। चार्ज और प्लस स्लाइड्स, चार्ज और प्लस स्लाइड्स में आप क्या करते हो, आप जो अपनी स्लाइड है ना, स्लाइड को पॉजिटिव चार्ज कर देते हो। पॉजिटिव चार्ज अब आप उसको किस तरीके से करोगे, आप उसके ऊपर ना बेसिक पॉलीमर लगा देते हो। अब बेसिक पॉलीमर में अमाइनो ग्रुप होते हैं, वो अमाइनो ग्रुप क्या करते हैं, वो हमारे पास सिलिकॉन एटम्स, जो हमारे पास ग्लास के सिलिकॉन एटम्स है, जो हमारे पास स्लाइड पे सिलिकॉन एटम्स होंगे, उनके साथ जाकर अमाइनो ग्रुप्स कोवेलेंटली बाउंड कर जाएंगे। जैसे ही वो कोवेलेंटली बाउंड करेंगे तो आपका जो सेक्शन है वो भी हमारे पास स्लाइड के ऊपर एडहेयर कर जाएगा। That completes your microtomy from your book. From your book only. इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीजें गो थ्रू करवा रही हूँ। अपना पेन और रजिस्टर पास रख लो, बुक पे नोट डाउन करना है, बुक खोल लो और इन चीजों को साथ साथ नोट डाउन करते जाओ। माइक्रोटोम नाइव्स, माइक्रोटोम नाइव्स में आपके पास 4 टाइप की माइक्रोटोम नाइव्स यूज होती हैं। अगर आपको पेपर में आती हैं तो आप लोगों ने इनको भी एक्सप्लेन करना है। डिस्पोजेबल, डायमंड, ग्लास वाली तो आपने लिखनी ही लिखनी है, लेकिन उसके साथ आप लोगों ने ये वाली भी लिखनी है। प्लेन वेज, प्लेनो कनकेव, बाई कनकेव एंड टूल एज। टूल एज अभी हमने पढ़ा है कि ये रेजिन माइक्रोटोमी में भी यूज होता है। ये हमारे पास हैवी माइक्रोटोम जो इज लाइक योर अनडीकैल्सिफाइड बोन, उसमें भी यूज होता है। प्लेन वेज जो है ये आपके पास पैराफिन वैक्स फ्रोजन सेक्शंस के लिए यूज होती है। जैसे आपके पास डिस्पोजेबल ब्लेड यूज हो रहा है, उसी तरीके से आपके पास प्लेन वेज भी यूज होती है। प्लेनो कन्वेक्स आप यूज करते हो सिलोइडन सेक्शंस के लिए। बाय कनकेव भी आप यूज करते हो अपने पैराफिन वैक्स की कटिंग के लिए, और ये मोस्टली हम रॉकिंग और स्लेज टाइप ऑफ माइक्रोटोम में यूज करते हैं। जल्दी से इसको जो है अपनी बुक पे नोट डाउन कर लो, या जिधर भी नोट डाउन कर रहे हो वहां पर नोट डाउन कर लो। और आप लोगों ने प्लेन वेज, प्लेनो कनकेव और बाय कनकेव की डायग्राम्स देख कर जानी है, क्योंकि आपको स्पोर्टिंग में इनमें से कोई
एक नाइफ लाजमी पड़ी हुई नजर आएगी। उसके बाद आपका मेजर एक क्वेश्चन है जो आप लोगों की बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोगों के करिकुलम में लिखा हुआ है कि हम जो है नाइफ को शार्प किस तरीके से करते हैं। हम यहाँ पर हील एंड टो का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जो कटिंग एज होता है ना, जहां से हम कटिंग कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं हील। जो आपके हैंडल के पास जो एंड होगा, कटिंग जहां से हो रही है हैंडल के पास, दैट इज योर हील। और जो आपके पास हैंडल से दूर वाला एज होगा, कटिंग एज होगा, उसको आप बोलते हो टो। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास जो हैंडल के करीब एंड होता है उसको हम बोलते हैं हील ऑफ नाइफ, और जो हमारे पास हैंडल से फार्दर होता है उसको हम बोलते हैं टो ऑफ नाइफ। उसके बाद आ जाता है कि आपने अपनी नाइफ की शार्पनिंग करनी किस तरीके से है। जो अभी मैं आप लोगों के साथ जिक्र कर रही थी कि हमारे पास दो टाइप के एंगल्स होते हैं। जो प्लेन्स के दरमियान का एंगल होता है उसको कहते हैं बेवल एंगल, और जो नाइफ के बिटवीन वाला एंगल होता है दैट इज नोन एज वेज एंगल। जो आपकी माइक्रोटोम नाइफ होती है उसका वेज एंगल जो होता है वो 15 होता है, और बेवल एंगल जो होता है वो 27 या 32 डिग्री होता है। इसको नोट कर लो। इसको रजिस्टर में अगर नोट कर रहे हो तो रजिस्टर में तो कर ही रहे हो, इसके साथ ये वाली जो लाइन है ना, ये एंगल्स, इसको अपने बुक के ऊपर भी नोट करो, ताकि आप लोग जब पेपर के लिए पढ़ने बैठो तो ये एमसीक्यू जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से आता हो। उसके बाद आपके पास आ जाती है दो टेक्निक्स, जिस तरीके टेक्निक्स के थ्रू हम अपनी नाइफ को शार्प करते हैं। होनिंग एंड स्ट्रूपिंग। होन को हम एज अ स्टोन भी ले सकते हैं, होन को हम एज अ सरफेस भी ले सकते हैं, जिसके ऊपर अगर हम नाइफ को, अपनी नाइफ्स को थोड़ा सा मूव कराएंगे या उनको ग्राइंड करवाएंगे तो हमारे पास वो शार्प हो जाएंगी, उनके जो एंगल्स होंगे वो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। बेल्जियन ब्लैक वेन और बेल्जियन येलो, ये हमारे पास एक स्टोन है। जो हमारे पास इस स्टोन की येलो साइड होती है ना, हम उसको होनिंग के लिए यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है दैट इज योर अर्कानसस। ये हमारे पास इतना फास्ट मटेरियल नहीं है। फिर देन कम टूवर्ड्स योर एलेक्सॉइड, ये हमारे पास गुड होनिंग स्टोन है या गुड होनिंग सब्सटेंस है। फिर आ जाता है कार्बोरंडम। कार्बोरंडम भी हमारे पास जो है होनिंग के लिए यूज होता है। फिर आ जाता है प्लेट ग्लास। प्लेट ग्लास को भी हम होनिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन हमें उसके ऊपर कुछ एब्रेसिव्स भी लगाने पड़ते हैं, जैसे कि अमोनियम ऑक्साइड को हम उसके ऊपर यूज करते हैं ताकि हम उसकी होनिंग कर सकें अपनी नाइफ की। होनिंग करते हुए हम कुछ ल्यूब्रिकेंट्स को यूज करते हैं, जिनमें हमारे पास आ जाता है सोप वाटर और लिक्विड पैराफिन या कैस्टर ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। ये हमारे पास ल्यूब्रिकेंट्स यूज होते हैं। देन कम टूवर्ड्स योर स्ट्रूपिंग। स्ट्रूपिंग का क्या मतलब है कि अब आपने अपनी जो नाइफ है उसका एक शार्प एज बना लिया है, उस शार्प एज को बस आपने थोड़ा सा पॉलिश करना है। जितने भी उसके ऊपर बर्ड्स वगैरह आ गए या कोई भी उसके ऊपर थोड़ा सा भी डिफरेंस आ गया उसकी शार्प एज में, तो उसको क्लियर करने के लिए आप जो प्रोसेस करते हो उसको कहते हैं स्ट्रोपिंग। स्ट्रोपिंग के लिए मोस्टली आप लोग लेदर यूज करते हो, फाइन क्वालिटी लेदर यूज किया जाता है स्ट्रोपिंग करने के लिए। और इसका भी जो आपके पास होनिंग है ना, होनिंग आप किस तरीके से करते हो, होनिंग आप हील टू टो की डायरेक्शन में करते हो।
होनिंग जो है वो आप टो टू हील की डायरेक्शन में करते हो, और जो आप स्ट्रोपिंग करते हो ना वो हील टू टो की डायरेक्शन में करते हो। बात याद रह जाती है तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ आप लोगों को होनिंग की डेफिनेशन, स्ट्रोपिंग की डेफिनेशन, होनिंग के लिए कौन कौन सी हम सब्सटेंस यूज कर सकते हैं और उसमें हम कौन से लिब्रिकेंट्स यूज करते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो माइक्रोटोम करते हुए जो नाइफ यूज करके रहे हो उसकी कटिंग, उसकी केयर आपको किस तरीके से करनी चाहिए। हम जब आप नाइफ को यूज नहीं कर रहे हो, आप उसको किसी बॉक्स में रखो, उसके बाद आप उसको ऑयल लगाते रहो ताकि उसके ऊपर क्रोजन ना हो जाए, उसको जंग ना लग जाए। हमेशा उसको जाइलोल से साफ करो, यूज करने से पहले भी, यूज करने के बाद भी। जब भी आप उसको यूज कर रहे हो तो होनिंग तो आप ऑल टाइम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी जो नाइफ है उसके ऑलरेडी जो है एंड्स बहुत शार्प हैं, उसके एंड्स जो है वो क्लियर है, लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत बर्स आ जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए आप उसकी स्ट्रोपिंग लाजमी करो। और जब भी आपने सेक्शन कटिंग करनी है उससे पहले आपको चाहिए कि आप अपनी नाइफ को शार्प करके रखो। ये आपका माइक्रोटोमी जो है ये कंप्लीट हो गया।